तो अभी हमने देखा इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और उसके जो भी एक्सकेवेशन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाउन प्लानिंग, क्योंकि सबसे यूनिक चीज़ यही है। तो टाउन प्लानिंग जो है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। फर्स्ट अर्बनाइज्ड। आप यहाँ देखिए, ये मैप है मोहनजोदारो का, और आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको ये देखिए, ये ग्रिड पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ से देखिए इधर, फिर आप सीधे यहाँ जा सकते हैं, फिर ये रहा और फिर ये रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या है। बाकी जगह भी ऐसा ही है, बाकी अंदर भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री का मामला है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हमने क्या बोला है, इसे हमने बोला है सिटाडेल। इसे क्या बोला? सिटाडेल। और ये वाला जो एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोला है लोअर टाउन। यानी यहाँ आम इंसान रहते थे और यहाँ रूलर्स रहते होंगे। और आप इसको देख सकते हैं, पूरा ही जो शहर है, थोड़ा इसको इरेज कर दूं मैं। पूरा जो शहर है इसमें आप देखिए तो बाउंड्री बनी हुई है पूरे शहर के। इधर भी बनी हुई है, जो लोअर टाउन है उसमें भी बाउंड्री बनी है, और इसमें तो बनी ही हुई है, इसमें तो काफ़ी क्लियर है, स्पष्ट है। और यहाँ भी बनी हुई है। तो ये शायद यहाँ से जैसे नदी बह रही, तो बाढ़ के टाइम पे कहीं पानी अंदर ना आए तो उसको रोकने के लिए ये काम करता होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम 2 पार्ट्स में इनके सिटी को डिवाइड कर सकते हैं। इसके सिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे सिटाडेल, यानी कि ऊपरी दुर्ग, और लोअर टाउन यानी कि निचला शहर, निचला कस्बा। तो जैसे कि बताया मैंने कि सिटाडेल में कौन रहता है, रूलिंग क्लास रहती है, और यहाँ कौन रहता है, कॉमन लोग रहते हैं, कॉमन पीपल रहते हैं। धौलावीरा के ऊपर हमने बात की थी कि धौलावीरा जो है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि तीनों ही 3 पार्ट में चीज़ें मिली हैं। तीनों ही पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। धौलावीरा तीनों पीरियड को रिप्रेजेंट करता है और ये 3 पार्ट में मिला है, ये इसकी खास बात हो गई। तो जैसा कि अभी हमने देखा मैप में कि ब्लॉक पैटर्न में चीज़ें बनी हुई हैं, या चेस बोर्ड पैटर्न पे, तो 90 डिग्री पे रोड्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ब्लॉक पैटर्न या फिर चेस बोर्ड पैटर्न। फिर घर जो यहाँ के हैं उसमें कितने फ्लोर हैं, तो 2 हैं, उससे ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है कुछ में रहा हो। अब एक स्ट्रेंज फैक्ट है, अजीब बात है, जिसका कि हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी तक। वो ये है कि जो घर हैं उसमें हम लोग का घर कैसा होता है, किसी कॉलोनी में जो मेन रोड होती है विंडो उस तरफ ओपन होती है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, विंडो कोई भी मेन जो गली है उसकी तरफ ओपन नहीं हो रही। पता नहीं क्या रीज़न था इसका। और जो हाउस थे अलग अलग साइज़ के थे, ऐसा नहीं है कि सारे हाउस एक साइज़ के हैं, अलग अलग साइज़ के हाउस थे। और सबसे जो यूनिक चीज़ है वो हमने बात कर ही ली कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है कवर्ड है और बर्ड ब्रिक्स का बना हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना, ये नाली है ना। तो ये नाली है जहाँ से कि घर का कचरा बह के निकलेगा, और कितना बड़ा है, ईंट से बना हुआ है, ये इंसान खड़ा इसमें घुस सकता है सफाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स में बात हो गई। तो इसमें 2 चीज़ों को हम अंडरलाइन करेंगे, एक तो बर्न ब्रिक्स को अंडरलाइन करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या, कवर्ड बाय स्टोन लिड्स। ये 2 चीज़ें।
तो इसका मतलब ये इस बता रहा है कि कितने कॉन्शियस थे हाइजीन को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के कितने जागरूक थे। तो अब ओवरऑल सारी बातें करने के बाद पॉइंट्स बनाए जाएं। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि इनका जो सिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, वो रहेगा चेस बोर्ड पैटर्न। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि फ्लोर कितने हैं, तो 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी हैं। फिर अगली फोर्थ पॉइंट में क्या रख सकते हैं कि कोई भी जो विंडो है, कोई भी विंडो जो है वो ओपन नहीं हो रहा है मेन जो रोड है उस तरफ। और पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, वो ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड। उसमें 2 बातें बोलनी है। क्या, एक तो ये कि बर्न ब्रिक्स का बना हुआ है मामला, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किसका बना हुआ है, बर्न ब्रिक्स का बना हुआ। दूसरा, कवर करने के लिए भी स्लिट बनी हुई। 5 बातें ये। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग बताएं, तो आपको और जो बताना है आप बताइए, 5 बातें तो नहीं छोड़नी है। कौन सी 5 बातें? पहली बात कि इनके जो टाउन जो सिटी है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडेल और लोअर टाउन। पैटर्न कैसा है, चेसबोर्ड पैटर्न है, 90 डिग्री पे रोड्स कट कर रही हैं एक दूसरे को। फ्लोर कितने हैं, तो 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। विंडो, सबसे अजीब बात है कि ये रोड की तरफ नहीं ओपन हो रही है। फिर आखिरी बात, ड्रेनेज जो है इनका बड़ा यूनिक टाइप का है। किस तरीके से यूनिक हो गया कि बर्न ब्रिक्स से बना हुआ है और कवर्ड है। इतनी बातें तो अपने को बतानी ही है टाउन प्लानिंग में। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर ये एग्रीकल्चर में बात की जाए तो एक तो आपको ये 2 बातें आपको बतानी है। पहली, मेन क्रॉप क्या है, तो वीट और बार्ले, गेहूं और जौ, ये 2 तो मेन क्रॉप है। दूसरा, एविडेंस किसका नहीं मिला है, राइस का नहीं मिला है। और कहाँ से मिला है, तो अभी हमने देखा था लोथल से भूसी मिली थी, है ना, और रंगपुर से भी मिला है। तो ये 2 जगहें हैं जहाँ से राइस का थोड़ा बहुत एविडेंस मिला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस क्रॉप का एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो भाई राइस का नहीं मिल रहा है। मेन क्रॉप कौन सी है, वीट बार्ली है। तो एग्रीकल्चर में 2 बातें तो आपको याद ही रखनी है। पहली बात, मेन क्रॉप का नाम वीट और बार्ली, और दूसरा कौन सी क्रॉप का एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो राइस का नहीं मिल रहा है। फिर राइस का कहाँ से मिल रहा है, तो लोथल और रंगपुर से मिल रहा है। बाकी और भी चीज़ें जैसे कि अदर क्रॉप्स क्या थी, तो अदर क्रॉप्स में पल्सेस हो गए, दालें हो गई, और अनाज हो गए, कॉटन हो गया, कपास हो गया, और ताड़ हो गया, और मेलन्स हो गए, पी हो गया, सीजमम हो गया, अलसी, और सरसों हो गया, मस्टर्ड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर ये जो लोग थे हड़प्पा वाले, ज़्यादातर इसमें किसान थे, और इसको कह सकते हैं एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन। कमर्शियल इसलिए कि कुछ चीज़ें ये लोग बाहर भी बेचते थे, तो एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। खास बात ये है कि कुदाल जैसा कुछ और जो हल है उसके जैसा कुछ हमको एविडेंस मिलता है। कहाँ से? कालीबंगन से मिलता है और बनवाली से मिलता है। ये 2 नाम भी याद रखने हैं। तो तीसरे पॉइंट में इसको लिखा जा सकता है कि हो यानी कि कुदाल जैसी चीज़, या फिर प्लो यानी कि जो हल होता है, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो 2 जगहें हैं इसमें, एक कालीबंगन हो गई और एक बनवाली हो गई। तो 3 बातें आपको एग्रीकल्चर के बारे में एग्रीकल्चर के नाम पे पता होनी चाहिए। पहली बात, मेन क्रॉप। दूसरी बात, किस क्रॉप का एविडेंस नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है। तीसरी बात कि हो और प्लो का जो है एविडेंस कहाँ से मिल रहा है, तो कालीबंगन बनवाली से। अब तीसरी बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी इसी तरीके से कि मेन जो एनिमल है वो कौन सा है, तो मेन हमने बता ही दिया कि बुल, या फिर जिसको कह सकते हैं यूनिकॉर्न, ये यहाँ का मेन। हम और बुल भी कैसा है, हम्पलेस है। अभी हमने देखा ही था, इमेज देखा था सील में बना हुआ कि उसकी कुबड़। भाई बैल तो नॉर्मली आपने जो देखे होंगे बैल बना देते हैं, तो बैल इस टाइप से होता है। ये बैल है, ये बैल है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से जिसकी ज़्यादा ये इसके भी इमेज मिले, ऐसा नहीं कि माने सारे के सारे बैल बिना कुबड़ वाले हैं, कुछ कुबड़ वाले भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन से मिले हैं, ज़्यादातर ये वाले मिले हैं। ये एक उसमें सींग बना दिए हैं, और फिर ये इस टाइप से।
तो ये जो है सींग कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई, इसको यूनिकॉर्न कहा गया। आप अगर मूवी देखेंगे मोहनजोदारो ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें ये जानवर वाइट कलर का दिखाया हुआ है, मतलब घोड़े जैसा है, घोड़े जैसा दिखाया है, हिरण जैसा दिखाया है, और उसमें एक सींग दिखाई हुई है। फिर ये अगर पूछा जाए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा है, तो आपको क्या नाम लेना है, जो हम्पलेस बुल या फिर यूनिकॉर्न। क्यों, कैसे हम कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिक्चर इसकी मिल रही है ना। इस बात का कैसे पता चल रहा है कि जैसे अभी हमने क्रॉप के बारे में कहा कि भाई वीट वाले मेन क्रॉप थी, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्केल पे मिल रही है इसलिए। तो इसी तरह से जो बुल या यूनिकॉर्न है सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा हर जगह या तो पिक्चर मिल रही है या और मूर्ति के रूप में मिल रहा है, कहीं इस तरह से। फिर अब किसका एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो दो का नहीं मिल रहा है, देखिए, है ना। एक तो घोड़े का नहीं मिल रहा है, घोड़े का नहीं मिल रहा है, शेर का भी नहीं मिल रहा है, शेर कहीं, बब्बर शेर कहीं पे हमको अभी तक नहीं मिला। टाइगर मिलेगा, टाइगर है, टाइगर तो वो जो योगी का पिक्चर था, बाबा जो बैठे हुए हैं ध्यान लगाए हुए, तो बाबा जो ध्यान लगाए बैठे हैं उसके अगल बगल में टाइगर है, लेकिन अगल बगल नहीं, बगल ही बस कह सकते हैं, एक ही साइड बस है, टाइगर है लेकिन लॉयन नहीं है ना। हॉर्स का हमने जैसे बात करी ही ली कि नहीं है, और हॉर्स के साथ साथ काऊ भी कहीं नहीं दिख रही है ना। तो काऊ का पिक्चर नहीं है, लेकिन काऊ रही होगी इसलिए उसमें ये बात यहाँ मेंशन नहीं है। मतलब काऊ तो है, क्योंकि बुल है तो काऊ तो रहेगी ही, लेकिन लॉयन हो सकता है कि शायद भाई उस एरिया में मिलता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हॉर्स हो सकता है उस एरिया में मिलता ही ना हो, क्योंकि हॉर्स तो बड़े काम की चीज़ है, और लॉयन भी मतलब अगर दिख जाता उनको तो ज़रूर बनाते हो। तो इन दोनों के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि शायद इनके बारे में पता ही ना हो इनको, लेकिन काऊ के बारे में ऐसा नहीं। काऊ के बारे में बस यही बात कही जा सकती है कि काऊ का उन्होंने चित्र नहीं बनाया है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है भाई काऊ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी उतनी जानकारी उनको कम ना रही हो जाता, तो उस इसलिए उनके लिए बहुत महत्व की चीज़ ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर अगली बात जो आपको याद रखनी है वो ये, हमने ये बात शुरुआत में ही कर ली थी कि हड़प्पा वालों की जो यूनिक चीज़ है, जो कि विश्व के लिए देन है, वो क्या है, कॉटन। ये लोग कॉटन का यूज़ करते थे, कपड़े अच्छे कायदे से पहनते थे। और भाई ग्रीक्स में कॉटन को क्या बोला गया, सिंडन बोला गया। क्या बोला गया, सिंडन, क्योंकि इंडस वाला जो रीजन है, जो सिंध रीजन है, इंडस को सिंधु बोलेंगे, सिंधु से फिर सिंधु सभ्यता बन जाएगी और वहीं से सिंडन बन जाएगा। तो सिंडन जो नाम वर्ड है किसके लिए यूज़ किया है, ये वर्ड का किसको रेफर करता है, कॉटन को रेफर करता है। और मेसोपोटामिया के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसमें मेलुहा शब्द आता है, जो कि इसी सभ्यता के लिए शायद प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें क्या बात याद रखनी है आपको एनिमल हस्बेंड्री में, पहली बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन, तो यूनिकॉर्न। दूसरी बात जो याद रखनी है कि किसके बारे में जानकारी नहीं, तो लॉयन के बारे में नहीं, हॉर्स के बारे में नहीं, और काऊ का पिक्चर नहीं। फिर इसके बाद अगली दो बातें और कि भाई इसमें कॉटन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, सिंडन, और मेसोपोटामिया में इनके लिए मेलुहा वर्ड यूज़ किया गया है, जिनके साथ कि मेसोपोटामिया वाले बिजनेस कर रहे हैं, है ना, ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्राफ्ट की। तो क्या क्या चीज़ें ये लोग बनाया करते थे, इस पर ज़रा देख लेते हैं। तो क्राफ्ट में ऐसा है कि जैसा कि बहुत सारी चीज़ें ब्रॉन्ज की मिली हैं, तो इसको ब्रॉन्ज एज इसको कह ही रहे हम, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये लोग क्या क्या और बना पा रहे हैं, तो इसके अलावा ये लोग वेपन्स भी बनाते थे, जैसे एक्स, हाँ, और ये भी बना लेते थे, चाकू वाकू जैसी चीज़ मिली है, स्पीयर्स भी मिले भाले वाले। एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई लोहे का इनको नहीं पता है, लोहे का कुछ नहीं मिल रहा है। और कुछ स्कॉलर्स ने इसीलिए ये कहा है कि क्योंकि उनको लोहे के बारे में नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था, तो हथियार तो मेनली लोहे से ही बनते हैं, आयरन से बनते हैं। तो इसलिए अब क्योंकि इन्होंने अपने हथियारों पर ध्यान नहीं दिया, वेपन्स पे ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए शायद किसी दूसरी सिविलाइजेशन वालों ने इसमें इनको अटैक करके इनको ख़त्म कर दिया हो। अब इसका कोई ऐसे, ये जो मैं अभी बात कह रहा हूँ ये हो सकता है वाली बात है, यानी कि ये सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ ना इसके बारे में स्पष्ट बात पता है, और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ ना इसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा है, और डिक्लाइन कैसे हो रहा है, इसके बारे में स्पष्ट बात नहीं है। तो अलग अलग इसमें कई
हिस्टोरियंस के अपने अपने विचार हैं। तो हम डिक्लाइन के बारे में अभी मैंने एक बात आपको बोली कि यदि ये माना जाए कि किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने इस पे किसी दूसरे सिविलाइजेशन ने अटैक किया, वहाँ के लोगों ने अटैक किया, तो इसको लिंक किया जा सकता है कि भाई इनको आयरन के बारे में भी नहीं पता है, तो हथियार भी इनके बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो ये जो सॉ और नाइफ जो कह रहे हैं ये पत्थर वत्थर के हैं, और दूसरे जो स्टोन्स होते हैं उनके हैं, लोहे के नहीं हैं। ये भी एक्स भी है ना। अब इसके बाद इन लोगों को जैसा कि मैंने बता ही दिया कि कॉटन के बारे में तो अच्छा खासा पता ही था, है ना, बिजनेस ही करते थे। वूल का भी इनको पता था, और सिल्क का भी एविडेंस नहीं मिला है, ये खास बात है ना। सिल्क रूट एंशिएंट इंडिया में था, लेकिन इस टाइम पे सिल्क के बारे में चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। फिर इसके बाद ये लोग और क्या बनाते थे, ये लोग मोहरे बनाते थे, सील्स बनाते थे, है ना, और स्टोन के स्टेचूज भी बनाते, टेराकोटा की जैसे मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, पत्थरों की भी बनाए हैं इन लोगों ने, टेराकोटा की मिली हैं। फिर इसके बाद ये जो इनका ईंट होता था, इसको बहुत इस तरीके से बनाया गया कि जितने स्थल हैं हर जगह से जो ईंट का साइज़ है वो एक जैसा मिला है, ये खास बात है। आयरन के बारे में बात हमने करी, लेकिन इनको नहीं पता था। और इनका जो मटका या जो खाने का सामान होता था, वो जो ये लोग बनाते थे, पॉटर्स बनाते थे, वो बड़ा ग्लॉसी बनाया करते थे, बहुत ग्लॉसी रहता था, शाइनिंग वाला रहता था। फिर इसके बाद इनको बोर्ड मेकिंग का पता था, क्योंकि कुछ सील्स में इसके एविडेंस मिले, मतलब बोर्ड बनी हुई दिख रही, तो इससे कह सकते हैं कि इनको बोर्ड बनाना आता था। अब कितनी एडवांस बना पाते थे ये नहीं कह सकते, लेकिन बोर्ड बनाने इनको आता था। और वैसे भी मेसोपोटामिया के साथ बिजनेस भी इनका चलता था, तो बोर्ड से होता हो। और ज्वेलरी इनका जो लोहार सुनार हुआ करते थे, वो सुनार जो है ज्वेलरी गोल्ड के, सिल्वर और भी कीमती पत्थर, जिसकी अभी हम नीचे इमेज अभी देखने वाले हैं, इन सब से का यूज़ करके इसके लिए आर्ट ऑर्नामेंटल चीज़ें बनाते थे, साज सज्जा की चीज़ें बनती थी। बाकी बैंगल मेकिंग ये लोग करते थे, है ना, चूड़ी वगैरह बना लिया करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। चन्हू दारो बालाकोट लोथल से इस चीज़ के एविडेंस में मिले हैं कि मन के बनाने के चीज़ें वहाँ से मिली हैं, दुकानें वगैरह कह सकते हैं वहाँ रही होंगी। तो ये तो हो गई बात क्राफ्ट वाले में। तो क्राफ्ट वाले में क्या आपको याद रखना है, पहली बात कि किस मेटल के बारे में पता नहीं चला, आयरन के बारे में पता नहीं चला। फिर और आपको बताना है कि इनको लेदर, ये वाला पॉइंट छूट गया, लेदर का भी इनको नॉलेज था। और किसका नहीं पता चल रहा है, सिल्क का नहीं पता चल रहा है। इसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो किसके बारे में चीज़ें किस से बना रहे थे, गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस स्टोन से, गोल्ड सिल्वर और प्रेशियस स्टोन से चीज़ें बना रहे थे। तो 3 बातें क्राफ्ट में आपको पता होनी चाहिए क्राफ्ट के बारे में, कि भाई आयरन के बारे में नहीं पता है, सिल्क के बारे में नहीं, सिल्क के बारे में नहीं पता है, एविडेंस नहीं मिल रहा है, और गोल्ड सिल्वर की चीज़ें तो बना ही रहे हैं, प्रेशियस स्टोन्स से भी चीज़ें बना रहे हैं। अब इसके बाद सील्स की बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, क्योंकि हर जगह से यही वो चीज़ है जो छोटी चीज़ है और हर जगह पहुँच जाती है, और इसका फिर एविडेंस से हम ये कह सकते हैं कि भाई जहाँ जहाँ इसके सील्स मिले, हड़प्पा सिविलाइजेशन के सील्स जहाँ जहाँ मिले, जिन जिन देशों से, जिन जिन राज्यों से मिले, तो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ तक इनकी सीमा थी, वहाँ तक ये लोग गए थे, बिजनेस किया होगा इस तरह से। तो भाई ये किस चीज़ के बनते थे, तो सेल खड़ी से बनते थे। इसको क्या बोलते हैं, स्टीएटाइट को क्या बोला जाता है, सेल खड़ी, ये एक मिट्टी होती है जिससे बनाया जाता है स्टीएटाइट, ठीक है भाई। ज़्यादातर का जो शेप था वो स्क्वायर था, और भी दूसरे शेप के थे, लेकिन मेनली जो ज़्यादातर मिले हैं वो स्क्वायर शेप के मिले हैं। तो 2 बातें पता चली सील के बारे में। पहली बात क्या कि किस चीज़ के बने हुए हैं, स्टीएटाइट के। दूसरी चीज़ उनका शेप क्या था, तो भाई स्क्वायर था। फिर कौन कौन से एनिमल्स का पिक्चर मिला है कि इनका नहीं मिला है, हाथी मिला, और टाइगर भी मिल रहा है, राइनोसिरस मिल रहा है, और काऊ नहीं मिल रहा है, लॉयन नहीं मिल रहा है, हॉर्स नहीं मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहे। तो 2 के बारे में तो कह सकते हैं शायद जानते ही ना हो इन 2 के बारे में, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते नहीं जानते हो, बुल है ना अपना,
फिर इसके बाद सील्स जो हैं बता ही चुके हैं कि ये भाई जो बिज़नेस जब ये ट्रेड करेंगे तो अपना माल जब यहाँ से वहाँ भेजेंगे तो ये देखने के लिए कि भाई माल जैसा भेजा था वैसा ही मिला या नहीं मिला, बीच में कुछ चोरी तो नहीं हो गई, तो सील्स लगा दिए जाएंगे, उसमें ठप्पा लगा दिया जाएगा। जैसे जब कोई ऑफिस या कोई जगह को सरकार जब वहाँ पे रेड मारती है, फिर उसके बाद उसको सील लगा दिया जाता है भाई अब ये मतलब ये खुलना नहीं है, इसको सरकार ही खोलेगी। फिर लगभग सारी हड़प्पन साइट्स का सील्स को जोड़ा जाए तो लगभग 2000 सील्स बनेंगी, है ना। उसमें भी 55% तो मोहनजोदारो से अकेले हैं। तो कुछ सील्स जैसे कि हमने बताया मेसोपोटामिया से भी मिली है, मेसोपोटामिया से भी कुछ सील्स मिली हैं। तो मेसोपोटामिया से जो सील मिली है वो सिलेंड्रिकल है, आगे उसकी इमेज भी आएगी। खास बात, यूनिक बात, इंटरेस्टिंग बात कि स्वास्तिक जो सिंबल है कहा जा सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं। ये देखिए आप इन मोहनजोदारो से जो सील्स मिली हैं इसमें दूसरी वाली जो है इसमें स्वास्तिक को आप देख सकते हैं, ये तो ये स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से, और ये भी स्वास्तिक है ना, जैसा कह सकते हैं। तो ये 2 सील्स हो गई। और ये अपना वो हार्मलेस बुल आप देख सकते हैं, जो वो जानवर जिसको मूवी में जनावर बोला है ऋतिक रोशन ने, जनावर, ये है वही जनावर, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसकी सींग है, एक सींग है ना, और इसका कुबड़ नहीं निकला हुआ है, ये है मामला। और इसमें ये कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट भी कुछ है जो कि पढ़ी नहीं जा सकी है, क्या है। तो ये हो गई बातें। तो अब अगर कहा जाए कि भाई सील्स के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, तो पहली बात ये पता होनी चाहिए किस चीज़ का बना हुआ है, स्ट्रिएटाइट। दूसरी बात की शेप क्या है, स्क्वायर शेप में है। तीसरी बात कि कितने मिले, लगभग 2000 मिले। फिर और बात अगर पूछे कि किस जानवर का ज़्यादा चित्रण है किसका नहीं है, तो एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस का है मेनली, काऊ, लायन और हॉर्स का नहीं है। और स्वास्तिक भी यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड दोनों तरीके से होता था, लैंड रूट से भी होता था, सी रूट से भी होता था, एक बात हो गई। डॉकयार्ड जो है लोथल से मिला है, और काफ़ी ये सबसे लंबा डॉकयार्ड मिला है सारे हड़प्पन साइट्स का। सबसे लंबा जो गोदीवाड़ा, जिसको हमने हिंदी में बोला, डॉकयार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा क्या है हम बता चुके हैं कि जहाँ पे माल उतारा जाएगा जहाज़ से और लादा जाएगा। और अब अगली बात जो यूनिक बात वो याद रखना है कि जैसे हम लोग के जो सब्जी वगैरह लेने जब जाते हैं तो जो वज़न होता है वो कैसा होता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, उसके बाद 500 ग्राम, उसके बाद 1 किलो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं कि ये 50 या 100 के मल्टीपल्स में मामला यहाँ बन रहा है। यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा नहीं था। इस टाइम पे जो वजन वाले पत्थर होते थे जिसको बाट कह सकते हैं, तो उनका जो सीक्वेंस था, उनका जो पैटर्न था वो ये था, 16 के मल्टीपल्स में थे। तो 64 या तो 16 ग्राम का रहा हो कोई, फिर 64 ग्राम, फिर 160 ग्राम, फिर 320 ग्राम, इस तरीके से था। तो आप 12th की एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो पहले ही पेज पे इसका डायग्राम बने हुए हैं, ऐसे 2-4 पत्थर बना दिए हैं ऐसे, ये इस टाइप से स्क्वायर शेप में। ये हो गई बात। फिर मेज़रमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमने जितने इंपॉर्टेंट साइट्स थी लगभग हर 3-4 जगहों से देखा कि मेज़रमेंट के लिए चीज़ मिली है, मेज़रमेंट का इनको पता था। फिर उसके बाद ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, इंटरनेशनल इसका पार्टनर कौन है, मेसोपोटामिया है इंटरनेशनल पार्टनर। बाकी दूसरे राज्यों में कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे, उसका नाम सबका देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनर में अफगानिस्तान भी कहा जा सकता है, पर्शिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया के पार्ट्स तो हैं ही। अब 2 नाम आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है, 2 नाम याद रखने हैं। एक नाम है दिलमुन और एक नाम है माकन। ये पुराने नाम है, प्रेजेंट टाइम में दिलमुन को कहा जाता है बहरीन। दिलमुन को क्या कहते हैं, बहरीन। ये कंट्री है। अभी मैं मैप में इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैप आप देख सकते हैं। यहाँ ये मैप इस तरीके से है, यहाँ पे ऐसे इंडिया है, ठीक है ना, और ये वो वाला हिस्सा है जो अफ्रीका के सामने रहता है, ये यहाँ पे अफ्रीका है। तो इस मैप को आप ऐसे देखिए, ये अफ्रीका हो गया अपना इस तरीके से।
तो यहाँ आप देखिए कि ये ओमान की खाड़ी हो गई, गल्फ ऑफ ओमान, ये यहाँ, और यहाँ पे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान। और तो पाकिस्तान का ये वाला जो तट है ना, ये वाला जो तट है इसको क्या कहते हैं, मकरान, ये मकरान कोस्ट, ठीक है। और दूसरा नाम मैंने क्या बोला जो याद रखना है, दूसरा याद रखना है ये देख रहे हैं आप, ये है बहरीन, जिसको दिलमुन कहते हैं, बहरीन या दिलमुन। तो ये दो जगहें हैं। जब यहाँ इंडस सिविलाइजेशन यहाँ पे है हमारी, तो इंडस वाले जो बिजनेसमैन हैं जब कहाँ जाएंगे, मेसोपोटामिया की तरफ जाएंगे, यहाँ से जब मेसोपोटामिया की तरफ जाएंगे, ये हमारा जहाज यहाँ से निकल पड़ा और ये जाएगा, तो बीच में चाय नाश्ते के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, चाय नाश्ता पानी हुआ और आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे चाय नाश्ता पानी होगा, फिर आगे बढ़ा यहाँ पे ये। तो ये दो स्टेशन है, एक मकरान हो गया और दूसरा क्या हो गया, बहरीन या दिलमुन हो गया। तो ये दो स्टेशन हैं जो कि ट्रेड के टाइम पे, ये एक तरह से इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कहा जा सकता है इनको। तो ये दो नाम आपको याद रखें, दिलमुन और माकन, जिसको कि अब मकरान कोस्ट कहते हैं, मकरान तट, और दिलमुन को बहरीन जो कंट्री है उसका जो कैपिटल है मनामा। अब इसके बाद अफगानिस्तान में दो जगहें मिली हैं जहाँ से कि इंडस सिविलाइजेशन की चीज़ें मिली हैं। वो कौन सी हैं, एक शौतुगई है और एक मुंडिकाक, शौतुगई और मुंडिकाक, ये दो जगहें हैं। मेसोपोटामिया में वो जगह, उन जगहों का नाम जहाँ से कि प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, तो सूसा है और उर है, सूसा और उर। यहाँ क्या है, शातुगई हो गया और मुंडिकाक हो गया। शातुगई मुंडिकाक कहाँ का है, अफगानिस्तान का, और सूसा उर कहाँ का है, मेसोपोटामिया का। तो ये वो जगहें हैं जहाँ से हड़प्पा की चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा भाई, अब मेसोपोटामिया जो है उसको आज के टाइम पे देखा जाए तो ये इराक, मतलब वो सभ्यता आज के समय किन देशों के अंतर्गत देखी जा सकती थी, इराक हो गया, सीरिया हो गया, कुवैत हो गया, है ना। तो ये वो जगहें हैं। फिर ये बात तो कोई अलग से तो है नहीं, तो पहले ही बता दिए हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन। अब खास बात यह है कि पॉलिटी के बारे में नहीं पता है, यानी कि राज व्यवस्था कैसे थी इसके बारे में जो चीज़ें मिली हैं उससे अंदाज़ा लगाना पाना मुश्किल काम है कि भाई राज व्यवस्था किस प्रकार से रही होगी। राज व्यवस्था तो थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे ब्रिक्स का यूज़ हुआ है ना, और एक जैसी ब्रिक्स का यूज़ होना, वो बिना ऑर्गेनाइज्ड कुछ सिस्टम के नहीं हो सकता है। मतलब कहीं एक जगह से तो आदेश मिलता था, है ना, जिसके हिसाब से काम किए जाते थे, क्योंकि बिना उसके, बिना अनुशासन के, बिना संगठन बनाए तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इतना तो तय था कि कुछ तो था जो सेंट्रल से, लेकिन किस तरीके से था नहीं कह सकते। फिर भी बिजनेस का इम्पोर्टेंस देखते हुए, क्योंकि इनके बाकी जगहों से संबंध है, तो इसको देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बिजनेस क्लास है उसका तो उसका अथॉरिटी में रोल था। तो इसलिए कहीं कहीं पे ऐसा भी बोल दिया जाता है कि जो बिजनेस क्लास थी वही रूलिंग क्लास थी, ऐसा भी किसी किसी बुक्स में दिया रहता है। लेकिन स्पष्ट बात है कि हम नहीं कह सकते, नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटी। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 12th की, तो उसमें तो हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ कि आप क्या सोचते हैं, है ना। वहाँ पे ऐसे ही पूछते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा था, है ना, लेकिन वो आपसे ही क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या लगता है, ये अवेलेबल है, आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एनसीईआरटी का अलग मकसद है, वहाँ पे वो आपसे क्यूरियोसिटी जनरेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करनी है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि मेसोपोटामिया की भी सील मिली है, ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल सील है। कैसी है ये, सिलेंड्रिकल है। अब इस सिलेंड्रिकल सील में जो आकृति उभरी हुई है, जो चित्र बना हुआ है, उसको ओपन करके देखा जाए तो ऐसा दिखेगा कुछ। ये है सिलेंड्रिकल, लेकिन ओपन करेंगे तो ये दिखेगा। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ चिन्ह हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ये कुछ चिन्ह यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गए सिंबल्स, और उन सिंबल्स के अलावा ये सबसे बड़ा सिंबल है, ये क्या है, ये कुबड़ वाला बैल,
ये कुबड़ वाला जो बैल आप देख रहे हैं, इसी तरह का बैल कहाँ पे था? हड़प्पा सिविलाइजेशन में था। तो इससे ये जब सील वहाँ से मिली मेसोपोटामिया से, तो ये बात अंदाज़ा लगाया गया कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि मेसोपोटामिया वाले लोग इंडस सिविलाइजेशन वाले लोगों के साथ बिजनेस डील किया करते थे, ट्रेड इनका चलता था। तो ये है वो एविडेंस। तो ये आपको बात याद रखनी कि जो मर्चेंट क्लास थी, जो व्यापारी वर्ग था, उसका दबदबा था, वही शायद रूलिंग अथॉरिटी रहा होगा। शायद वर्ड लगाना है, ठीक है। सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट। फिर इसके बाद, तो अब इसको थोड़ा समराइज करें। ट्रेड के बारे में क्या बातें पता होनी चाहिए? पहली बात, ट्रेड किस रूट से होता था? आंसर, लैंड और सी रूट दोनों से होता था। दूसरी बात, ट्रेड का कुछ एविडेंस दीजिए। डॉकयार्ड मिला है। और एविडेंस दीजिए तो मेसोपोटामिया से सील्स मिली हैं। अफगानिस्तान में 2 जगहें हैं जिनका नाम है शातुगई और मुंडीगाग। और मेसोपोटामिया में 2 जगहों का नाम बताया जाए, सूसा उर और यहाँ शातुगई मुंडीगाग, जिससे कि पता चलता है कि इनका जो बिजनेस था वो काफ़ी बड़े लेवल पे फैला हुआ था। फिर अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यूनिट जो इनका वेट का जो मेज़रमेंट था वो उसका पैटर्न क्या था? तो भाई 16 के मल्टीपल में होता था। मेज़रमेंट को इनको पता था, मेज़रमेंट के बारे में। और इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग पार्टनर मेसोपोटामिया और दूसरे 2 देश कौन से? अफगानिस्तान, पर्सिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया के बहुत सारे दूसरे हिस्से। और 2 इम्पॉर्टेंट स्टेशंस कौन से हैं? दिलमुन मकरान, यानी कि बहरीन और मकरान। मकरान कोष का नाम है, बहरीन कंट्री है। तो दिलमुन मकरान 2 स्टेशन थे इनके। तो 2 बातें कौन सी याद रखनी है? पहले 2 बात, 2 रूट का नाम बताइए। फिर अगली बात कि 2 इंटरमीडिएट स्टेशन का नाम बताएं। फिर अगली बात, अफगानिस्तान के 2 जो प्लेस हैं उनका नाम बताएं। फिर अगली बात, मेसोपोटामिया के जो 2 प्लेस हैं उनका नाम बताएं। तो 2 करके ये वाली चीज़ें पहले तो दिमाग में बैठ जाएं कि लैंड सी दोनों रूट हैं। और दिलमुन माकन यानी कि बहरीन और मकरान 2 ये हो गए इंटरमीडिएट स्टेशन। शातुगई मंडीगाग ये अफगानिस्तान के स्थल हो गए, सूसा और मेसोपोटामिया के स्थल हो गया। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और पॉलिटी के बारे में हमें पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं कि मर्चेंट क्लास का दबदबा रहा है। अब उन वस्तुओं का नाम, उन चीज़ों का नाम, वो माल क्या थे जिनको कि एक्सपोर्ट किया जाता था? तो देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमने जो पढ़ा कि भाई कौन कौन सी फसलें थी वो। फिर इसके अलावा कॉटन तो भाई यूनिक चीज़ है, ये तो बहुत डिमांड इसकी रहेगी। टेराकोटा अच्छा खासा ये लोग बना लेते हैं। हाँ, मटके वटके भी बना लेते हैं, पॉटरी। बीड्स का तो भाई साहब एकदम यूनिक क्लास की जो बीड्स हैं वो बनाते थे ये लोग। कॉन्च सेल्स आपने कभी अगर देखा हो, नदी के किनारे सीप और संग छोटे छोटे मिलते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं कॉन्च सेल्स। आइवरी प्रोडक्ट यानी कि हाथी के दांत से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको आइवरी प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा कॉपर ये लोग मंगाते भी थे, कॉपर की फिर कुछ चीज़ें बना के ये लोग बाहर भेजा भी करते थे, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई देश किसी चीज़ को, जिस चीज़ को इंपोर्ट करता है उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है ना। ऐसा हो सकता है कि कहीं से मंगाया हो, वो रॉ फॉर्म में रहा हो और उसको थोड़ा प्योर करके फिर कहीं और भेज दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो बातें हो गई किसकी? एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट में अगर कहें कि भाई सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रही होगी तो कह सकते हैं भाई कॉटन की रही होगी। फिर और बताएं कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो अगला आप कह सकते हैं कि भाई जो मनके थे वो हो गए। फिर और कहेंगे और बताएं तो फिर टेराकोटा। 3 बातें हैं जो मेन हैं एक्सपोर्ट में। अब इंपोर्ट किसका किया जाता था वो देख लेते हैं। तो देखिए, इंपोर्ट में आपको सबसे पहले नाम याद रखना है कि गोल्ड का इंपोर्ट कहाँ से होता था। तो भाई गोल्ड का इंपोर्ट ये लोग साउथ इंडिया से करते थे। कोलार माइंस, ठीक है ना। KGF है ना, KGF। अफगानिस्तान से भी सोना आता था, है ना। साउथ इंडिया के कोलार माइंस से तो आता ही था, माने कोलार माइंस बहुत पुरानी चीज़ हो गई। तांबा कहाँ से मंगाते थे लोग, कॉपर वगैरह? राजस्थान की खेतरी माइन से। खेतरी में भी एक अलग अपना सिविलाइजेशन था, वहाँ के लोग जो है तो बहुत कॉपर का अच्छा बिजनेस करते थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहाँ से 2 जगहों से गोल्ड यहाँ से मंगाया जा रहा है, कॉपर यहाँ से मंगाया जा रहा है। टिन कहाँ से मंगा रहे हैं? तो बिहार से मंगा रहे हैं, अफगानिस्तान से ही मंगाया जा रहा है। स्टीएटाइट कहाँ से मंगवाते थे ये लोग? पर्सिया से मंगवाते थे। अब यहाँ पे कुछ नाम हैं देखिए, जैसे एक लैपिस लैजुली है, इसको लाजवर्द कहते हैं। और
जिसका जैसा कलर है मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए आप इसको फॉन्ट का भी कलर कर दिया गया है। तो ये आप 4 नाम पहले देखिए, लैपिस लाजुली है ना, टॉर्किन टॉर्किस क्या है, टॉर्किस है, टॉर्कोइज जो भी इसको कह सकते, फिरोजा इसका है, फिरोजी कलर का होता है इसी तरह से जैसा कि कलर दिख रहा है फॉन्ट का। फिर इसके बाद जेड है, हरितास में पत्थर भी इसको कहा जाता है, एमेथिस्ट है, जम्बूमणि इसको कहा जाता है, एगेट, हाँ, कैल्सिडोनी हो गया, और ये एक कार्नेलाइन हो गया। इनमें से 4 का हमने इमेज यहाँ पे जुगाड़ किया, देखिए 4 का किया है। एक अपना ये लैपिस लाजुली, देखिए ये रहा अपना लैपिस लाजुली ये। फिर दूसरा वाला ये देखिए पर्पल कलर का एमेथिस्ट हो गया। फिर उसके बाद ये जेड को हमने हरितास में जो है उसको जुगाड़ किया है। फिर ये एक फिरोजा जो है ना, अजीब सा इसका नाम है, तो ये फिरोजा भी हो गया भाई। तो इसी तरीके से और भी हैं, ये इनको भी आप अपना सर्च करके देख सकते हैं किस तरीके से सुलेमानी पत्थर कैसा दिखता है, देख लेना भाई। और कैल्सिडोनी कैसा दिखता है इसको भी आप देखें खुद से, कार्नेलाइन को भी देखें खुद से। लेकिन याद इसको ये कर लें कि भाई ये मंगाया कहाँ से जा रहा है। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, फिरोजा पर्सिया से, सिल्वर अफगानिस्तान से, पर्सिया से, साउथ इंडिया से भी, और जेड जो है सेंट्रल एशिया से, जम्बूमणि महाराष्ट्र से, बाकी ये सब चीज़ें सौराष्ट्र से। अब ध्यान से सुनिए, नाम बहुत सारे हो गए है ना, अभी तो नाम ही ठीक से इसको पढ़ते नहीं बन रहा, तो याद कहाँ से होगा। तो देखिए गोल्ड आप याद रखिए है ना। अब जब बहुत सारी चीज़ें हो जाए तो क्या बनाना है, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि कम से कम 2-4 तो याद कर ले। तो गोल्ड नंबर 1 याद रखना है, कॉपर नंबर 2 याद रखना है, स्ट्रिएटाइट नंबर 3 याद रखना है, बाकी बाद में अगले राउंड में। पहले राउंड में 3 बातें याद रखिए आपकी। गोल्ड कहाँ से मंगाते थे, कोलार माइन से, अफगानिस्तान से ही मंगाते थे। कॉपर कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान की खेतरी की खदानों से और बलूचिस्तान से ही मंगाते थे। और स्ट्रिएटाइट कहाँ से मंगाते थे, पर्सिया से। ये पहले राउंड में 3 बातें दिमाग में बिठानी चाहिए। फिर बाकी धीरे धीरे करके बाकी जो ये हरे पीले नीले लाल पीले पत्थर हैं इनको भी उसके बाद सीक्वेंस में फिर याद कर लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो ऐसा है कि इनका जो धर्म था उसमें पशुपति जो सील मिली है वही योगी वाला, जिसकी ऐसे 2 सींगे ऐसे बनी हुई हैं, योगी जो बैठा हुआ ध्यान में लगाए। तो वो जो योगी जी हैं उनको यदि ये माना जाए कि शिव जी के ही पूर्व भक्तों की, शिव जी की पहले की कल्पना, या फिर कोई ऐसे देवता जो कि जानवरों के साथ रहते हों, है ना। तो धर्म के बारे में, धर्म को इससे जोड़ा जा सकता है कि हाँ शायद धार्मिक रूप से महत्व की चीज़ रही होगी। और जिस तरह से वो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, सिद्धासन लगाए हुए, तो उससे रिलीजियस इसको एंगल से देखा जा सकता है। तो अब आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि वो जानवर कौन कौन से थे। तो एक था बुफैलो, और एक था टाइगर, एक था एलिफेंट, फिर था राइनोसेरस, और डियर था। तो मैं कहूँ इसको आप ऐसे याद करिए, रेड टीवी करके याद रख लीजिए, रेड टीवी, ठीक है। तो आर फॉर राइनो, ई फॉर एलिफेंट, डी फॉर डियर, टी फॉर टाइगर, और बी फॉर बुफैलो। रेड टीवी आपको याद रखना है कि योगी जी के आसपास जो जानवर थे वो कौन थे, रेड टीवी था। चलिए, तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई धर्म के बारे में, पहला तो ये कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो शैव संप्रदाय है उसकी जड़ें शायद यहाँ से निकली हों, है यहाँ से, है ना, ढूंढा जा सकता है उनकी जड़ों को। शैव मत का, शिव जी के जो उपासक होते हैं उनको कहते हैं। फिर दूसरी बात, जो योगी जी हैं जो कि शायद शिव जी का पूर्व रूप है, तो वो शिव जी के चारों तरफ जो 5 जानवर हैं उनका नाम रेड टीवी। फिर अगली बात है फैलिक वर्शिप। फैलिक वर्शिप का मतलब होता है कि वो वर्शिप का तरीका जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेनली लिंगम को वर्शिप किया जाता है, तो फैलिक वर्शिप तीसरी बात हो गई। फिर अगली बात, मदर गॉडेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत मूर्तियाँ मिली हैं, और तो मदर गॉडेस का इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ की जो सोसाइटी रही होगी शायद उसमें महिलाओं का डोमिनेंस रहा होगा।
पैट्रियार्कल जैसे सोसाइटी होती है, पितृसत्तात्मक, तो मात्र सत्तात्मक समाज कहा जा सकता है। किस आधार पे? क्योंकि मूर्तियां बहुत मिल रही हैं, इसलिए इस आधार पे कहा जा सकता है। तो मदर गॉडेस का की भी पूजा होती थी, है ना। फिर इसके बाद न केवल ये लोग फैलिक वर्शिप करते थे, न केवल कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे, इसके अलावा ये लोग पीपल का पेड़, जानवरों में बुल और बर्ड्स में अपना ये कबूतर, इनका भी कहा जा सकता है कि शायद इनकी भी पूजा की जाती होगी, तभी तो इनके ज़्यादा चित्र मिले हैं। तो ज़्यादातर जब आदमी पुराने टाइम पे चित्र वगैरह बनाए जाते थे तो उसमें जिसका ज़्यादा ही रिपीटेशन हो जाए तो ये माना जाता था कि शायद ये फिर वर्शिप की कोई चीज़ रही होगी, पूजा इसकी, उपासना में इसका महत्व रहा होगा। यूनिकॉर्न भी बहुत सारा मिला है, तो इसका मतलब ज़रूर ये कुछ इस तरह से बात हो गई कि जैसे कि इसको भी उपासना में कहीं चिन्ह किसी रूप में रहा होगा ये यूनिकॉर्न, या तो उनकी कल्पनाओं में रहा होगा, है ना। फिर इसके बाद ग्रेट बाथ जो मिल रहा है, तो हमने जैसे अभी बात की थी कि मोहनजोदारो बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ग्रेट बाथ, यानी कि बड़ा स्नानागार। और वहाँ से शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ जो इनके ट्रेडिशनल कुछ रिचुअल्स होते हों, और कुछ वैसा जैसा कि कुंभ मेला लगता है और लोग एकत्रित होते हैं, एक साथ स्नान होता है, सामूहिक स्नान के लिए ये कुछ इस तरह से प्रयोग किया जाता होगा। ये लोग सुपरस्टिशियस से ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने ताबीज़ वगैरह, अमुलेट्स वगैरह पहन रखे हैं, जो इनके अवशेष वगैरह मिले, उसके अलावा भी अलग जगहों से इनके अमुलेट्स मिलने से ये निष्कर्ष निकालते हैं कुछ इतिहासकार, कुछ स्कॉलर्स, कि ये लोग कैसे थे? अंधविश्वासी थे, सुपरस्टिशियस थे। फिर कंप्लीट बुरियल भी होता था और डिस्पोजल भी होता था, माने शवों को दफना भी दिया जाता था और वैसे भी अलग से डिस्पोज भी कर दिया जाता था। तो ये कुछ तरीके थे, लेकिन इसमें बहुत से पैटर्न है, कोई एक पैटर्न इसमें नहीं है ऐसा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है भाई साहब, मंदिर नहीं मिला है। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, टेम्पल कहीं नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी स्ट्रैंड चीज़ हो गई, है ना। तो अब कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि भाई धर्म के बारे में बताएं, तो धर्म के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है? पहली बात, ये सबसे पहली बात बोली जाएगी कि भाई मंदिर नहीं है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 कि इनका फैलिक वर्शिप है, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, अब किसकी पूजा कर रहे हैं? तो एक तो अपने हो गए शिव जी, नंबर 3 पे एक बुलेट हो जाएगी शिव जी के लिए, फिर एक बुलेट हो जाएगी माता रानी के लिए, एक बुलेट ये हो गई, फिर एक बुलेट हो जाएगी यूनिकॉर्न के लिए, फिर एक बुलेट हो जाएगी जानवर, पक्षी और ये और जो भी पेड़ हैं इसके लिए। तो जब पूछा जाए कि बताएं हड़प्पा के लोगों के धर्म के बारे में टिप्पणी की जाए, ये व्याख्या की जाए, तो पहली बात क्या बोलेंगे कि भाई टेम्पल नहीं मिल रहा है। दूसरी बात क्या बोलेंगे कि फैलिक वर्शिप है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पूजा कर रहे हैं। तीसरी बात क्या बोलेंगे कि शैव उपासना के प्रमाण है, कुछ मातृ देवी की उपासना के प्रमाण है, और इसके अलावा कुछ और जानवर, पक्षी, पौधों के बार बार चित्र मिले, जिससे कहा जा सकता है कि इनकी भी शायद पूजा होती होगी। फिर इसके बाद नंबर 4 पे कहेंगे कि ग्रेट बाथ जो मिला है, स्नानागार जो मिला है, उससे भी कहा जा सकता है कि कुछ इनके रिलीजियस कुछ रिचुअल्स होते होंगे शायद, जिसके लिए इन लोगों ने इसे बनाया होगा। और मोहनजोदारो से मिल रहा है, कैपिटल सिटी में मिल रहा है, तो इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस रहा होगा। इतनी बातें आपको, ये 4 बातें आपको दिमाग में रखनी है, तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है कीवर्ड्स में। अब बात करते हैं भाई साहब स्क्रिप्ट की। तो ऐसा है कि स्क्रिप्ट में पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी की कर लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं कि लिख के क्या चलेगा ये लोग, ये पहली बात हो गई। फिर ये हैज़ नॉट डेसिफर्ड सो फार, आज तक इसको समझा नहीं जा सका है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो समझ सके इसको। फिर पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको पिक्चोग्राफी कहते हैं। बूस्टोफिडॉन मैंने बताया ही था कि लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट करते हैं लोग, जैसे हिंदी इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उर्दू इस तरीके से लिखते हैं,
चाइनीज इस तरीके से लिखते हैं, तो ये इनका अलग ही मामला, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये बूस्टोफिडॉन तरीका हो गया। अब फिर भी ये अगर इसको क्लोजली एसोसिएट करना हो तो प्रोटो द्रविडियन टाइप में इसको रखा जा सकता है, ऐसे पैटर्न को। और ये जो लेटर्स मिले हैं कालीबंगा से मिले, तो हमने ऊपर बात की थी इंपॉर्टेंट साइट्स में। अब जो हम कह रहे हैं कि इनका जो लिपि है वो चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक कह सकते हैं, पिक्चोग्राफिक है। तो उसमें बेसिक जो कहना चाहिए जो शेप है वो कितने हैं, 75। जैसे हमारे काका गागा होता है, ABCD होती है, तो कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं ना, फिर उसी से फिर वर्ड्स बनते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। तो ऐसे ही 75 को लेटर्स जैसा मान लीजिए, और फिर उससे उन्हीं के को मिक्स करके फिर सिंबल्स बन जाएंगे। तो लगभग 400 इसके चिन्ह बना लिए इन्होंने, उन्हीं को जोड़ जोड़ के। टोटल अगर बात करें इनके, जहाँ से इनका स्क्रिप्ट मिला है, लिखी हुई जहाँ से भी चीज़ें मिली हैं, सबको जोड़ लिया जाए तो 4000 वो चीज़ें हैं, है ना, जिसमें मेनली सील्स हैं, मोहरों पे ज़्यादातर ऐसी हैं कि जिनमें कि स्क्रिप्ट कुछ ना कुछ लिखी हुई है, कुछ ना कुछ लिखावट है। उसके अलावा और भी जो चीज़ें वस्तुएं हैं उनमें भी, उनको भी जोड़ लिया है, तो कुल मिला के 4000, क्योंकि 2000 तो इसमें सील्स ही हैं, है ना, बाकी के 2000 और भी हैं कि कहीं पे भाई साहब बर्तन में भी कुछ बना हो स्क्रिप्ट, कहीं पे हो सकता है कि दीवार पे भी बना हो, इस तरह से अलग अलग करके जोड़ लिया जाए इसको। तो ये बातें हैं स्क्रिप्ट के बारे में। तो स्क्रिप्ट के बारे में अगर अब बुलेट्स बनाया तो क्या बनाए, नंबर 1 पढ़ा नहीं जा सका है, नंबर 2 बेसिक अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, बेसिक जो लेटर्स हैं 75, बेसिक डिज़ाइन 75, और बाकी जोड़ लो और तो 400। नंबर 3 टोटल कितने हमको ऐसे स्पेसिमेंट्स मिले हैं जहाँ से कि इनकी स्क्रिप्ट जहाँ पे छपी हुई है, लिखी हुई है, तो लगभग 4000, लगभग 4000। 3 बातें हो गई। और चौथी बात, इसका पैटर्न बता दीजिए कि भाई पिक्चोग्राफिक है और बूस्टोफिडॉन है। 4 बातें ऐसे ही कीवर्ड से आप दिमाग में अपने बात बिठा लीजिए कि स्क्रिप्ट के बारे में 4 बातें आपको बतानी है। पहली बात क्या बतानी है, पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी बात क्या बतानी है कि भाई 75 बेसिक लेटर्स हैं, 400 उससे फिर और बनते हैं, 4000 स्पेसिमेंट्स मिले हैं, पिक्चोग्राफिक और बूस्टोफिडॉन है, बात खत्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डिक्लाइन पे। तो देखिए डिक्लाइन के बारे में पहली स्पष्ट कर दें कि डिक्लाइन के बारे में कोई एक मत नहीं है, अलग अलग मत हैं, उन्हीं को बात कर लेते हैं। 2 हैं मेनली, बहुत सारे मत हैं, इसमें 2 मेन हैं। तो एक है जिसमें ये माना जाता है कि किसी ने अटैक किया, और इसके बाद जो सिविलाइजेशन आएगी वो आएगी वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों को आर्य कहा जाता था। तो एक तो ये माना जाता है, जब ये व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने अटैक किया, तो इसका मतलब व्हीलर ये मान के चल रहे हैं कि आर्य कहीं और से आए थे। मतलब कहाँ से आए थे उसमें भी अलग अलग मत हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन इनका तो ये मानना है व्हीलर का कि भाई आर्य जो है कहीं और से आए थे, कहीं और के रहने वाले लोग थे, जो कि इंडिया के इस पार्ट में जो सभ्यता थी उसको आके नष्ट कर दिए। एक तो ये है व्हीलर का मानना है, ठीक है। दूसरा है मार्शल। 2 ग्रुप में हम क्लासिफाई कर लेते हैं। दूसरा मार्शल है जिनका मानना है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर इसका रीज़न, नेचुरल कैलेमिटीज़ आई और जिसकी वजह से बाढ़ कुछ आ गया, नदी वदी डैम वैम टूट गया। जैसे मूवी में दिखाया हुआ है, जो ऋतिक रोशन वाली मूवी है मोहनजोदारो, उसमें ये दिखाया है कि डैम था, डैम टूट गया और सब बह गए, सब नष्ट हो गया सब, एक उसमें ये है। तीसरा एक कैटेगरी बनाई जा सकती है कि ऋग्वेद में कहते हैं कि एक ऐसा नाम आता है हरियुम्पिया के युद्ध का, कुछ ऐसे आता है। तो कहा कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये हरियुम्पिया का जो युद्ध है शायद इंद्रविंद्र के साथ युद्ध हुआ हो, इंद्र ने नष्ट कर दिया हो, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। तो ये हैं वो बातें। अब और क्या है, इन व्हीलर जो हैं, व्हीलर का ये भी मानना है कि शायद इंद्र को कहा जा सकता है कि इंद्र की वजह से इसका डिक्लाइन हुआ होगा, ऐसा। फिर GF डेल्स जो हैं मार्शल हैं, इनके ये लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जब 2 व्यू हैं तो एक व्यू दूसरे व्यू की बात तो काटेगा। तो जो व्हीलर की बात है वो आर्यन अटैक वाली बात को कौन काटते हैं, मार्शल का कहना है कि नहीं, आर्यन का अटैक ऐसे नहीं था, ये रीज़न नहीं था। तो उनका अपना एक अलग रीज़न है कि भाई नेचुरल डिजास्टर, लगता है कि नेचुरल डिजास्टर ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर 2 बातें हैं जो आर्यन अटैक के फेवर में नहीं जाती। पहली बात कि ये सिविलाइजेशन
अर्बन सिविलाइजेशन है, और इसके बाद वाला जो सिविलाइजेशन है वो रूरल सिविलाइजेशन है। मतलब वैदिक काल जो है, वैदिक काल के लोग ग्रामीण लोग हैं, और ये लोग कैसे हैं, शहरी लोग हैं। ये यानी कि ज़्यादा डेवलप्ड हैं इस मामले में, कि अगर टाउन प्लानिंग और ये सब देखा जाए तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि बाद वाले लोग कैसे थे। फिर ये भी कि अटैक हुआ तो फिर बहुत बड़ा मैस्कर भी हुआ होगा, हत्याएं भी हुई होंगी, तो फिर एक साथ इतने सारे शव सब तो नहीं मिले हैं, कुछ कुछ जगहों से कुछ कुछ इकट्ठे शव मिले हैं, पर उसके बारे में एक मतता नहीं है, एक एक उसमें कंसेंसस नहीं है कि वो हत्या की गई हो बहुत सारे लोगों की और एक साथ ऐसा रखा। ये थोड़ा इसमें स्पष्ट नहीं है प्रमाण, है ना। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि शायद अलग अलग टाइम पीरियड पे एक जगह पे शव रखे गए होंगे, जो आज के टाइम में लगता है कि इकट्ठा बहुत सारे लोग को मारा गया, ऐसा लेकिन है नहीं। खैर जो भी हो, तो ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात, आर्यन अटैक कौन कहता है, व्हीलर कहते हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाई कौन कहता है, मार्शल कहते हैं। तीसरी बात कि ऋग्वेद में क्या वर्णन आता है, हरियूम्पिया के एक बैटल का आता है, तो शायद ये कुछ उसी के तरफ इशारा करता हूँ। तो जो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन थी द्रविडियन सिविलाइजेशन थी, है ना, द्रविडियन थी, साउथ इंडिया में द्रविडियन सिविलाइजेशन। अब एक कुछ बुक्स में ये 3 वर्ड आते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। एक नाम आए मिलता है काले और लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड फिर मृद भांड करके ये ऐसे एक शब्द हिंदी में दिया रहता है, और इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर, तो BRW इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। एक नाम आएगा पेंटेड ग्रे वेयर, एक नाम आता है पेंटेड ग्रे वेयर। जैसा नाम वैसा काम, इन जैसे इसका नाम क्या है, ब्लैक और रेड वेयर, यानी कि ये कुछ ऐसे बर्तन हैं जो कि काले रंग के हैं या रेड, और कुछ रेड रंग के हैं। तो हमने 3 पार्ट में कल्चर को और डिवाइड कर सकते हैं। एक कल्चर को डिवाइड करने का बेसिस बर्तन किस प्रकार के मिले, तो वो समय या वो एरिया जहाँ पे इस तरीके का बर्तन मिले हैं, लाल रंग के काले रंग के, तो उस कल्चर को, उस सिविलाइजेशन को क्या, उस कल्चर को ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर कहा गया, ठीक है। और जहाँ से पेंटेड ग्रे, कलर क्या है, ग्रे है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें डिज़ाइन बनी हुई, तो पेंटेड ग्रे वेयर ये मृदभांड मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड इसको हिंदी में कहा जाएगा, पेंटेड ग्रेवेयर PGW, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ जगहों से मिला है, तो उस वाले कल्चर को, उस वाले एरिया को क्या कह दिया गया, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर वाला एरिया। फिर इसी तरह से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब उत्तरी क्षेत्र में ब्लैक कलर का पॉलिश करके मृदभांड बनाया गया, वेयर बनाया गया, बर्तन बनाए गए। तो 3 तरीके के, ये जो 3 वर्ड जो हैं, ये 3 जो ये बातें हैं, ये इसी टाइम पीरियड की हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ला लिया। पहले तो इसको देख लेते हैं। देखिए, ये हम इनकी बातें कर रहे थे। ब्लैक एंड रेड वेयर आप देख सकते हो, रेड कलर का है अपना, और रेड के अलावा ब्लैक, तो बहुत आसान है कि इसको क्यों बोला जाए ब्लैक एंड रेड वेयर। फिर आप देख सकते हैं ये ग्रे वाले जो हैं, तो ग्रे कलर से, और इसमें डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डिज़ाइन बनी हुई है, ग्रे होने के साथ साथ डिज़ाइन बना दिया है। तो पेंटेड ग्रे वेयर, पेंट कर दिया है इसमें डिज़ाइन से, है ना। इसके अलावा फिर आप ये देख सकते हैं ब्लैक पेंटेड वेयर, है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, तो ब्लैक कलर का बिल्कुल देख सकते हैं। ये तो कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ से ऐसे बर्तन मिले, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ से ऐसे बर्तन मिले, कुछ ऐसी जगह जहाँ से ऐसे बर्तन मिले। तो जहाँ जिस तरीके के बर्तन मिले उसी तरीके के कल्चर बोल दिया गया। तो अब थोड़ा सा सरलता की दृष्टि से इसको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी मैंने इसको देख सकते हैं कि पहले नंबर पे ब्लैक एंड रेड वेयर है, ये मतलब सबसे पुराने हो गए, ठीक है, ये सबसे पुराने हो गए। अब इनका टाइम क्या है, इनका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड इनको नियोलिथिक से स्टार्ट हुआ, हड़प्पा ब्रॉन्ज एज तक फैला हुआ, आयरन एज तक, मेगालिथिक साउथ इंडिया में जो मेगालिथ मिले, ये पूरा टाइम स्केल है इसका, जिसमें कि इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। फिर क्या हुआ बाद में, जो वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन एरिया था, वहाँ पे इसके बाद इस तरह के बर्तन मिलने शुरू हो गए, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना, धूसर वाले शुरू हो गए। और जो सेंट्रल इंडिया का मेन पार्ट था,
और वहाँ से ये वाले मिलने शुरू हो गए ब्लैक पॉलिश्ड वाले। तो क्या बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि शुरुआत में ब्लैक और रेड वाले बर्तन मिला करते थे, फिर कुछ टाइम बाद कुछ जगहों से ग्रे कलर के मिलने शुरू हो गए और कुछ जगहों से ब्लैक कलर के मिलने शुरू हो गए। तो 3 आपको नाम याद रखने, एक ब्लैक एंड रेड, ये स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद फिर आएगा ग्रे वाला, और उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे बाद में आता है तो इसलिए इसको नीचे बना देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आएगा फिर ब्लैक वाला। तो ये जो पेंटेड ग्रे वेयर हैं ये वेस्टर्न वाले हिस्से में आने शुरू हुए, बनने शुरू हुए, और ये सक्सेसर थे किसके? ब्लैक एंड रेड वेयर के, माने वही ऊपर ब्लैक एंड रेड के बाद आए। और जो नदन वाले हैं, तो नदन वाले जो ब्लैक पॉलिश वेयर हैं, तो इनका जो एरिया था वही अपना सेंट्रल इंडिया वाला हो गया, वो एरिया था। तो आप इसमें, और ये फिर बाद में कब तक मिलते रहेंगे? महाजनपद तक मिलने लग जाएंगे, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर तक मिलेंगे ये। तो ये 3 नाम आपको इस तरीके से, आप इसमें जो डिटेल्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। और पढ़ने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन अभी सिंपल तरीके से आप ऐसे समझिए कि पहले इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में ब्लैक और रेड कलर के बर्तन यूज़ में हुआ करते थे, फिर बाद में ग्रे वाले शुरू हो गए, फिर और बाद में ये ब्लैक वाले शुरू हो गए। ये आप इसको दिमाग में बिठाने का ये तरीका है। तो ये था भाई हमारा इंडस सिविलाइजेशन का कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें सब क्लियर होंगी, और मैंने जिस तरह से डायग्राम वगैरह वगैरह यूज़ किया है उससे चीज़ें और भी आसानी से क्लियर हुई होंगी। तो आपको बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।